हे फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। ये अनुस्वार और अनुनासिक दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हमेशा से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती आई हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अपने इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। अनुस्वार की ध्वनि नासिका से निकलती है। इनका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। शिरोरेखा क्या होती है? जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, वो शिरोरेखा होती है। और इस शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी, अगर ये बिंदी लग गई तो ये अनुस्वार कहलाता है। उसके बाद अनुस्वार की ध्वनि नासिका से निकलती है। इसका मतलब जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि नासिका से निकलती है। तो इससे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। तो ये बात याद रखिएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, संभव, चंचल और झंडा, इन तीनों में ये बिंदी लगी हुई है, तो ये तीनों अनुस्वार के उदाहरण हैं। अब इनका विच्छेद लेकिन देखिए, एक संभव का जब विच्छेद किया तो सा आधा मा आया। जब चंचल का विच्छेद किया तो अनुस्वार हटा और उसकी जगह आधा इया आया, आधा। ठीक, इसी तरह सेम जब हमने झंडा का विच्छेद किया तो आधा अड़ा आया। अब तीनों में अनुस्वार तो तीनों में सेम था, लेकिन जब विच्छेद किया तो अलग अलग वर्ण क्यों आए? इसका एक कारण है, इसके पीछे एक नियम है। तो चलिए आगे उस नियम को पढ़ते हैं। अनुस्वार प्रयोग के नियम, पंचमाक्षर का नियम, इसी नियम की वजह से ये इस तरीके से ये विच्छेद हुआ है। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, संभव को हम लेते हैं एग्जाम्पल। संभव में अनुस्वार लगाया, अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? संभव में अनुस्वार मतलब ये बिंदी, बिंदी के बाद कौन सा वर्ण आया है? भा। अब भा में इन्होंने बोला है कि आने वाला वर्ण जिस वर्ग से संबंधित होता है। भा किस वर्ग से संबंधित होता है? पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि पा वर्ग। पा वर्ग से संबंधित है, उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। तो पा वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हुआ? पा, फा, बा, भा, मा, पंचम वर्ण हुआ मा। इसीलिए जब हमने ये अनुस्वार हटाया तो यहाँ पर आधा मा लग गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, चंचल। चंचल में अनुस्वार के बाद आया है च। च किस वर्ण का शब्द है, अक्षर है? चा, छ, ज, झ, इया। चा जो है चा वर्ग का वर्ण है और उस वर्ण का पंचमाक्षर कौन सा है? चा, छ, ज, झ, इया। इसलिए जब हमने अनुस्वार हटाया तो इया लग गया। ओके, अगला देख लीजिए, झंडा। झंडा में अनुस्वार के बाद आया है डा। डा किस वर्ण का है, वर्ग का है? टा, ठा, डा, ढा, टा वर्ग का। और टा वर्ग का पंचमाक्षर होता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसीलिए जब इसकी अनुस्वार हटाया तो आधा अड़ा लग गया। क्लियर हो गया? ये पंचमाक्षर का नियम है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार मान लीजिए आपको विच्छेद करना हो या दिया हुआ हो तो उसको पहचानने में आसानी रहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये और एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। एक गंगा। गंगा में देखिए, गा किस वर्ग का है? का वर्ग का। और का वर्ग का पंचमाक्षर होता है अंगा, इसलिए जब गंगा का विच्छेद किया तो अंगा आ गया। ठीक। ठंडा, अंत, सेम केस है। ठंडा में डा, टा वर्ग का, इसलिए इसमें अड़ा लग गया। और अंत में अनुस्वार के बाद आया है ता किस वर्ग का होता है? ता वर्ग का। ता, था, दा, धा, ना, इसलिए जब हमने इसमें अनुस्वार हटाया तो आधा ना लग गया। ओके, अब एक नियम और है, अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा और उष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा से पूर्व यदि पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन हमने पहले पढ़े थे तो ये आपको याद होंगे। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर अनुस्वार के बाद जो वर्ण आ रहा है वो या तो अगर अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ मतलब या, रा, लावा में से कोई है, या फिर उष्म व्यंजन शा, सा, हा में से कोई है, तो ये बिंदी अनुस्वार ही रहेगी। हम इसको तोड़ के कोई और वर्ण यूज़ नहीं कर सकते। जैसे संसार में अनुस्वार के बाद आया सा, जो कि एक उष्म व्यंजन है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आधा ना लिख दें, वो उसका रूप यही सही है। सेम केस संशय में सीटी वाला सा, ये भी उष्म व्यंजन है, तो इसको भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसको भी ये इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि जब अनुस्वार के बाद उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आए तब वो उसमें अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, उसमें हम किसी और वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, अब एक नियम और देखिए, पंचमाक्षर से पहले बिंदु अस्वीकृत होता है। अब अगर बिंदु देखिए, एक सेकेंड, इसमें आ, अन, ना और ना, आधा ना के बाद पूरा ना आ गया, ये एक पंचमाक्षर है। तो जब पंचमाक्षर के पहले मतलब आधा ना आ रहा है तो हम उसे बिंदु में परिवर्तित नहीं कर सकते। कौन कौन से पंचमाक्षर होते हैं हमारे?
का वर्ग का होता है अंगा, चा वर्ग का होता है इया, टा वर्ग का होता है अड़ा, ता वर्ग का होता है ना और पा वर्ग का होता है माँ। तो जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे या इन मतलब किसी आधे वर्ण के बाद ये पंचमाक्षर वर्ण आएगा तो उसको हम बिंदु में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे सम्मेलन में देखिए आधे माँ के बाद माँ आया, माँ एक पंचमाक्षर है तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये इसको लिखने का गलत तरीका है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे सम्मानित में भी, सम्मानित को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि माँ एक पंचमाक्षर है। और तन्मय में भी माँ एक पंचमाक्षर है। जन्म सारे माँ वाले ही हैं, ना वाला भी है। देखिए प्रसन्न में ना एक पंचमाक्षर है तो इसको प्रसन्न को हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हमारे एग्ज़ाम में शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी आ जाते हैं ना कि शुद्ध कौन सा है अशुद्ध कौन सा है, उसे छांटने के लिए तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा जब पंचमाक्षर कोई वर्ण है उसके पहले कोई एक आधा ना वाला वर्ण आया तो उसको हम बिंदु में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। अगला देखिए, अब अनुनासिक पढ़ेंगे। अनुस्वार पढ़ लिया, अब अनुनासिक पढ़ेंगे। अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, दोनों से साथ साथ निकलती है। इसे शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदी से दर्शाया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदी इस टाइप से, उसमें हम शिरोरेखा के ऊपर बिंदु रखते हैं, इसमें चंद्रबिंदु रखते हैं। और एक चीज़ और, इसकी जो ध्वनि है वो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से निकलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक का होता है लेकिन अनुनासिक का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों होता है। एग्जाम्पल आँख, चांद, गाँव। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो चांद बिंदु के स्थान पर हम केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि जब ये शिरोरेखा हो जाती है, एक सेकेंड, जब शिरोरेखा आ गई उसके ऊपर कोई मात्रा लग गई, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, कोई भी मात्राएं लग गई इस टाइप से, तब फिर हम उसके मात्रा के साथ चांद बिंदी का प्रयोग नहीं होता, उसके बाद उसमें हम मात्रा के साथ केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं, बिंदु और गोंद। अब एक चीज़ और है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार क्या होता है? इसका उच्चारण होंठ को आधा गोलाकार बनाकर किया जाता है, इनको आगत भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा, जैसे ब्लॉक, कॉपी। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारा होंठ आधा घूमता है, ब्लॉक। ना ही हम इसे ब्लॉक पढ़ सकते हैं ना पूरा ब्लॉक पढ़ सकते हैं, आधा होंठ घुमाना होता है। ब्लॉक, कॉपी, डॉग, कॉलेज। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? अर्धचंद्राकार जो होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये अंग्रेजी शब्दों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द जिनको हिंदी में लिखा गया है, जैसे ब्लॉक, कॉपी, डॉग, कॉलेज, कॉटेज, डॉक्टर, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं जिनको हम हिंदी में लिख देते हैं, तभी अर्धचंद्राकार का प्रयोग होता है और इनको आगत भी कहते हैं। इसके बारे में बस इतना ही जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 1 सेकेंड, सॉरी। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अशुद्ध और शुद्ध, इसको करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए सुंदर, सुंदर में ये चंद्रबिंदी लगी है, ये इसका गलत रूप है, सुंदर का सही रूप ये है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो नासिका में, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान नासिका ही होता है, तो नासिका में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और कहीं ना कहीं आधा ना या इस टाइप की ध्वनि अंदर छुपी रहती है। जैसे पंचमाक्षर वाला सीन है, जैसे सुंदर जब हम बोलेंगे तो आधा ना अपने आप ही हमारे मुंह से निकलेगा, सुंदर। जबकि हम आँख बोलेंगे, आँख, यहाँ पे बिंदु नहीं होगा, यहाँ पे केवल चंद्र बिंदु वाला है वो होगा आँख। हम नासिका का यूज़ हो रहा है पर किसी ना की ध्वनि नहीं आ रही कि हम आँख में चंद्र बिंदु हटा के ना लगा सकें, नहीं, आँख, कोई ना बीच में नहीं आ रहा। सेम परंतु, परंतु जब बोला तो आधा ना बीच में आ रहा है, परंतु। पर गांव, जब गांव बोलेंगे तो नासिका का यूज़ है पर कोई अंदर से ना का यूज़ नहीं है कि हम गांव में चंद्र बिंदु हटा के ना लगा दें और गांव बना रहे, नहीं, गांव। इस जब आप अच्छे से उच्चारण करेंगे ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये अनुस्वार ध्वनि है कि अनुनासिक ध्वनि है। इसी तरह देखिए श्रृंगार, श्रृंगार, गंध, पतंग और आशंका। और अनुनासिक में है कुआं, मियाँ, जलियांवाला बाग, मुँह। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। और अनुस्वार को अनुनासिक से कभी कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। देखिए जैसे एक शब्द पढ़ा होगा आपने हंस, अगर हम इसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो ये हंस होता है, पूरा इसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। देखिए जब हम हंस बोलेंगे तो हंस होगा, लेकिन जब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं यूँ तो ये होता है हंस, हंस।
तो ये मेन फैक्ट है। अनुस्वार और अनुनासिक के बीच मेन अंतर यही है कि नासिका का यूज़ तो दोनों में होता है, पर अनुस्वार में टोटल आवाज़ नासिका से ही आती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है नासिका में, जैसे कि हंस। और अनुनासिक में नासिका का यूज़ होता है पर उस लेवल तक नहीं होता जितना अनुस्वार में होता है, हंस। तो ये अगर आप उच्चारण सही से करते हैं शब्दों का तो आपको उनको पहचानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसके बीच लिए जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।